अस्सलाम वालेकुम। अगर आप हज कमेटी ऑफ इंडिया के ज़रिए हज 2025 के लिए सिलेक्ट हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको फ़्लाइट के रिलेटेड सारे क्वेश्चंस के आंसर्स बताऊंगी, और जैसे कि फ़्लाइट बुकिंग प्रोसेस क्या होता है, फ़्लाइट अलॉटमेंट कैसे होती है, फ़्लाइट की टेंटेटिव डेट्स क्या है और क्या रूल्स फॉलो करने हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि फ़्लाइट अलॉटमेंट की। जब आपको हज फ्लाइट डेट फाइनल हो जाती है तो हज कमेटी ऑफ इंडिया आपको आपकी फ़्लाइट की डिटेल्स भेजती है। कैसे? तो एसएमएस के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, और उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका मैं लिंक नीचे अपडेट कर दूंगी, यहाँ पर भी उसे अपडेट कर दिया जाता है। साथ ही हज सुविधा ऐप पर भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब आप सोचते हैं कि फ़्लाइट अलॉट कैसे होती है, तो देखिए कमेटी ना ये कोशिश करती है कि एक ही डिस्ट्रिक्ट के लोग एक ही फ़्लाइट में रहें ताकि आप अपने शहर वालों के साथ ट्रैवल कर सकें। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सीट अवेलेबिलिटी की वजह से फ़्लाइट चेंज भी की जा सकती है। अच्छा, फ़्लाइट कंफर्मेशन एंड गाइडलाइंस के बारे में अगर मैं बात करूं तो जब आपको फ़्लाइट अलॉट कर दी जाती है उसके बाद हज कमेटी ऑफ इंडिया फ़्लाइट कंफर्मेशन के लिए ई बुकिंग ऑप्शन हज सुविधा ऐप पर ओपन करती है। ठीक है, ये ऑप्शन 10 दिन के लिए अवेलेबल होता है। सारे कवर हेड्स को ये एडवाइस दी जाती है कि वो अपने पेंडिंग पेमेंट्स क्लियर करें और अपनी हज जर्नी कंफर्म करें इन्हीं 10 दिनों के अंदर। अच्छा, अगर किसी को पेमेंट या कंफर्मेशन प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम आए तो वो अपने स्टेट हज कमेटी या हज कमेटी ऑफ इंडिया से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर ड्यूज पेंडिंग रहे तो बुकिंग कंफर्म नहीं होगी और आपकी सीट कैंसिल की जा सकती है। इसीलिए आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगी कि इन्हीं 10 दिन के अंदर अपना पेमेंट क्लियर करके बुकिंग कंफर्म कर लें। अच्छा, हज कमेटी ऑफ इंडिया ज़रूरत पड़ने पर ये पीरियड एक्सटेंड भी कर सकती है, लेकिन ये डिपेंड करेगा सीट अवेलेबिलिटी पर। इस पीरियड के बाद कोई भी स्केड्यूल चेंज नहीं किया जाएगा और आपकी बुकिंग फाइनल मान ली जाएगी। अब बढ़ते हैं फ़्लाइट स्केड्यूल के बारे में कि हज के लिए फ़्लाइट अलॉटमेंट का जो प्रोसेस होता है वो बेसिकली एयरलाइंस और सिविल एविएशन अथॉरिटीज़ के गाइडलाइन और इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली किया जाता है। तो हज कमेटी ऑफ इंडिया की फ़्लाइट जो होती है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है उसका स्केड्यूल। फर्स्ट लैप में क्या होता है कि हुज्जाज इकराम को पहले मदीना मुनव्वरा ले जाया जाएगा और सेकेंड लैप में बाकी हुज्जाज इकराम को जिद्दा हज टर्मिनल ले जाया जाएगा और वहाँ से उनको मक्का मुकरमा तक बसेस या ट्रेन के ज़रिए जाया जाएगा। अच्छा, टेंटेटिवली हज की फ़्लाइट जो है वो डेट स्टार्ट होने वाली है 29 अप्रैल 2025 से और 30 मई तक ये चलता रहेगा। अच्छा, वापस इंडिया आने वाली रिटर्न फ़्लाइट्स जो है वो 11 जून 2025 से स्टार्ट होगी और 10 जुलाई 2025 तक कंप्लीट हो जाएगी। एक बात इंपॉर्टेंट आप नोट कर लें कि जब आप आउटवर्ड जर्नी के लिए बोर्डिंग पासेस लेंगे उसी टाइम पे आपको रिटर्न जर्नी का जो बोर्डिंग पास है वो भी मिल जाएगा। आपकी रिटर्न डेट्स की अलॉटमेंट मदीना या जिद्दा अराइवल के ऑर्डर के हिसाब से होगी। तो हुज्जाज इकराम को ये एडवाइस दी जाती है कि अपनी रिटर्न डेट को वो ध्यान से नोट करे जो आपके रिटर्न बोर्डिंग पासेस पर ही लिखी होगी। ठीक है, रिपोर्टिंग टाइम अगर मैं आपको बता दूं रिटर्न फ़्लाइट का, कि रिटर्न फ़्लाइट के दिन आपको 8 घंटे पहले जिद्दा या मदीना एयरपोर्ट पर रिपोर्ट करना होगा। ठीक है, सीजीआई जिद्दा आपको आपके अकोमोडेशन से एयरपोर्ट तक पहुंचाने का ट्रांसपोर्ट अरेंज करेगा। तो अगर कोई भी हुज्जाज इकराम अपने अलॉटमेंट रिटर्न फ़्लाइट के लिए टाइम पर एयरपोर्ट नहीं पहुंचा तो हज कमेटी ऑफ इंडिया उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगी, ना ही कोई रिफंड मिलेगा और ऐसे हुज्जाज इकराम को अपनी रिटर्न जर्नी खुद ही अरेंज करनी पड़ेगी अपने एक्सपेंस पर। अच्छा, एक सिटी चेक इन का मुझे यहाँ पर पॉइंट हाईलाइट करना था कि रिटर्न जर्नी के वक्त एयरलाइंस आपको सिटी चेक इन की फैसिलिटी भी देगी। आपका बैगेज मक्का और मदीना में आपकी बिल्डिंग से ही आपके फ़्लाइट के 36 से 48 आवर्स पहले कलेक्ट कर लिया जाएगा। ये बात ध्यान में रखिए। ठीक है, अब कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हज कमेटी ऑफ इंडिया के हुज्जाज इकराम के लिए फ़्लाइट का अरेंजमेंट करता है, लेकिन अगर जर्नी के दौरान कोई डैमेज, लॉस, इंजरी, एक्सीडेंट, डिले या कोई भी इर्रेगुलरिटी होती है, चाहे वो अरेंजमेंट करने वालों की गलती या लापरवाही की वजह से हो, तो हज कमेटी ऑफ इंडिया जो है वो उसकी जिम्मेदार नहीं होगी। इसी तरह अगर फ़्लाइट स्केड्यूल में डिले, चेंज, वेदर प्रॉब्लम या फिर वॉर, क्वारंटीन, नेचुरल डिज़ास्टर या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम एयरक्राफ्ट में हो जाए, उसकी वजह से कोई एक्स्ट्रा खर्चा आता है तो उसका जिम्मा भी हुज्जाज इकराम का होगा। पॉइंट नंबर 2 ये है कि फ़्लाइट के दौरान सभी हुज्जाज इकराम को क्रू के दिए गए इंस्ट्रक्शन, सेफ्टी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए। सीट बेल्ट ज़रूर पहननी चाहिए। अच्छा, प्लेन के बीच के रास्ते में खड़े होकर नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं होगी, तो आप अपनी सीट पर ही दुआ या नमाज़ पढ़ सकते हैं। वज़ू करते वक्त पानी गिराने से बचे, ज़्यादा लोग एक जगह इकट्ठा ना हो क्योंकि ये फ़्लाइट की सेफ्टी के लिए रिस्क हो सकता है। ठीक है, अच्छा, जब आप मिकात यानी बाउंड्री फॉर एहराम जो होता है उसके पास पहुँचते हो तो आपको फ़्लाइट में ही अनाउंस कर दिया जाता है ताकि आप नियत कर सकें।
सभी हज पिलग्रिम जब जिद्दा या मदीना एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे तो उन्हें अपनी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स जैसे पासपोर्ट, वीज़ा, वैक्सीनेशन कार्ड ये सब रेडी रखना होगा इंस्पेक्शन के लिए। अच्छा, हुज्जाज इकराम को बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन भी देनी पड़ेगी इमिग्रेशन के सामने, ठीक है। सऊदी अथॉरिटीज़ उनके पासपोर्ट पर एंट्री का रिकॉर्ड करेगा जब वो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में एंटर करेंगे। अच्छा, जब हुज्जाज इकराम सऊदी पहुंच जाएंगे तो उन्हें मौल्लिम या मकतब के ज़रिए बसेस या ट्रेन से मक्का या मदीना सिटी तक ले जाया जाएगा। उनका पासपोर्ट जो है वो सर्विस प्रोवाइडर या मौल्लिम या उनका जो भी मकतब है उसके स्टाफ के पास कलेक्ट कर लिया जाएगा और हुज्जाज इकराम को उनके मौल्लिम या मकतब के थ्रू दिया गया आइडेंटिफिकेशन ब्रेसलेट पहनना होगा, ये कंपलसरी है। एक और पॉइंट कि अगर किसी को एयरपोर्ट पर कोई प्रॉब्लम आती है तो इंडियन हज पिलग्रिम्स अफेयर ऑफिस जो एयरपोर्ट के बाहर लोकेटेड होता है, कोई भी हुज्जाज इकराम वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं बहुत आपको ईजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये सारी गाइडलाइंस ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब आप उस जगह पर, उस मकाम पर पहुँच जाएंगे तो पहले इबादतें होती है, उसके बाद बहुत सारा रश होता है और पॉसिबल होता है कि कई बार है ना बहुत सारे इश्यूज़ हम फेस करते हैं। तो अगर हमारी गाइडलाइंस वगैरह अगर हमसे क्लियरली यहीं से अगर हम इसकी प्रैक्टिस और समझ करके जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको उस सफ़र में प्रॉब्लम्स कम से कम फेस करनी पड़ेगी और आपका सफ़र आसान होगा, आपकी इबादतों पे आप ज़्यादा फोकस कर सकते हो। अब बात करते हैं स्टे ड्यूरेशन की। तो हज्जाज इकराम को सऊदी अरेबिया में स्टे जनरली 40 से 45 दिन तक का होता है, लेकिन ये ड्यूरेशन फ़्लाइट स्केड्यूल और सऊदी सिविल एविएशन अथॉरिटी के अप्रूवल के हिसाब से थोड़ा बढ़ाया या घटाया भी जा सकता है। अच्छा, एक फ्रेंडली एडवाइस अगर मैं आपको दे दूँ तो देखिए, हज का सफ़र सिर्फ इबादत नहीं है, एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। आपको अपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, वैक्सीनेशन प्रूफ और फ्लाइट स्केड्यूल का पूरा ख्याल रखना होगा। हज कमेटी और सऊदी अथॉरिटीज़ की गाइडलाइंस को फॉलो करें, कोई भी फ्लाइट मिस ना करे वरना अननेसेसरी टेंशन और एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ जाएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आप किस सिटी से ट्रैवल कर रहे हैं। अगर आपको और कोई स्पेसिफिक डिटेल्स चाहिए तो मैं अगली वीडियो में उसे इंशाल्लाह ज़रूर कवर करूँगी। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला आपका इस मुबारक सफ़र को आसान बनाए, कबूलियत वाला बनाए और मुझे और मेरी फैमिलीज़ को आप अपनी दुआओं में ख़ास याद रखिए। जज़ाकल्लाह खैर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अस्सलाम वालेकुम।